नमस्कार साथियों, मैं नदीम अहमद आपके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट गुरुजी एजुकेशन पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने हिंदी की 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, जिसमें पहली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी वर्णमाला। एक ही वीडियो है 25 से 26 मिनट की, उसमें मैंने संपूर्ण वर्णमाला का विभाजन कैसे अलग अलग आधारों पर और क्या क्या क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं और आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप संधि की वीडियो देखने से पहले, क्योंकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, तो मैंने एक वीडियो वर्णमाला पर और एक वीडियो हिंदी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और हिंदी का हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, इन तमाम तथ्यों को, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है उसमें, मैंने उस वीडियो में समाहित किया है। तो साथियों, आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरी वर्णमाला वाली वीडियो और जो मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ हिंदी वीडियो बनाई थी उसको आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम शुरुआत करने वाले हैं संधि की, क्योंकि हिंदी में 2 ही मेजर पार्ट हैं, संधि और समास। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, बड़ा है, कॉन्सेप्चुअल है। बट अगर संधि को हम सही तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, विद एग्जाम्पल, उदाहरण सहित अगर पढ़ें, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई परेशानी होगी या कोई दिक्कत होने वाली है। साथियों, जैसा मैं आपको पढ़ाता जाऊं, जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता जाऊं, उनको सही से समझना है। जो चीज़ मैं बोर्ड पर लिखाऊं उसको आपको नोटबुक में लिखना ज़रूर है, क्योंकि होता क्या है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, बट 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो आप नोट ज़रूर बनाएं, नोटबुक में पॉइंट को नोट करते रहें। जो मैं परिभाषा लिखाऊं, कुछ पॉइंट लिखाऊंगा, वो आप ज़रूर नोट करें, आपकी काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि जब भी आप रिवीजन करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो आज का जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है संधि। तो साथियों, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि संधि है क्या, संधि की परिभाषा क्या है, संधि की प्रकृति क्या है, संधि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो साथियों, संधि शब्द स्त्रीलिंग है। कभी आपने सुना है कि संधि हो गया? नहीं सुना होगा। या संधि अच्छा है? साथियों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने की सबसे आसान ट्रिक है कि उस शब्द के बाद आप अच्छा शब्द को जोड़कर वाक्य बनाएं। जैसे संधि अच्छा है, ये वाक्य बनेगा ही नहीं, सेंस ही नहीं है। अच्छा है मतलब समझ, बिल्कुल एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि आप संधि अच्छा है, ये बड़ा अटपटा सा लगेगा। यहीं पर आप अगर कहेंगे संधि अच्छी है, तो ये एक कंप्लीट वाक्य लगेगा और इसका कुछ अर्थ निकल कर आएगा। तो साथियों, संधि शब्द जो है स्त्रीलिंग है, ये हमें याद रखना है। संधि का विलोम भी हमें पता होना चाहिए, संधि का विलोम भी हमें पता होना चाहिए। तो संधि का विलोम साथियों होता है विग्रह। संधि का विलोम विग्रह या विच्छेद होता है। संधि होती क्या है, अगर आप भाषा के दृष्टिकोण से देखेंगे उसको भी बताने वाला हूँ, और एक नॉर्मल जो परसेप्शन, नॉर्मल जो हमारा दृष्टिकोण होता है कि संधि क्या है। आप सुनते होंगे 2 देशों के बीच संधि हुई। संधि क्या है? एक जुड़ाव है, एक समझौता है, आपस में मिलने का एक समझौता है, उसी को हम संधि कहते हैं। उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों और नियमों के आधार पर मिलन होता है, उसको हम संधि कहते हैं। अब भाषाई दृष्टिकोण से अगर देखें, संधि वर्णों का आपस में जब मेल होता है उसको हम संधि कहते हैं। कोई ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं, बस नॉर्मल समझ लें कि वर्ण, एक तो शब्द होता है और एक होता है वर्ण, जैसे क, ख, ग और अ, ई, उ। इन वर्णों का जब मेल होता है, इसकी कुछ शर्तें होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो इनका जो मेल होता है, इन वर्णों का मेल, उसको हम संधि कहते हैं। आपको बस इतना याद रखना है। संधि का विलोम विग्रह या विच्छेद। कुछ लोग समास का विलोम विग्रह कर देते हैं कि समास का विलोम विग्रह है, बट
मैं आपको बताऊंगा समास का विलोम शब्द जो होता है वो व्यास होता है। समास का विलोम व्यास होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट माइंड में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो साथियों संधि की मैं परिभाषा आपको बता चुका हूँ, संधि की प्रकृति बता चुका हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं संधि कितने प्रकार की होती है। तो साथियों संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, यानी कि स्वरों का आपस में मेल किस आधार पर वो मिल रहे हैं। तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं। स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। दूसरे नंबर पे हमारी आती है व्यंजन संधि। साथियों व्यंजन संधि थोड़ा बड़ा पोर्शन है, 21-22 उसके कैटेगराइज हैं, उसकी कैटेगरी 21 से 22 कैटेगरी हैं, उनमें बांट कर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिर आती है हमारी विसर्ग संधि, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, बट सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्वर संधि से। तो साथियों स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं कुछ पॉइंट लिखूँगा, आप उसको नोट कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था संधि शब्द स्त्रीलिंग है। एक तो पॉइंट ये है अपना। नंबर 2 पे संधि का विलोम। ठीक है साथियों, तो मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि संधि का विलोम शब्द जो है विच्छेद या विग्रह होता है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि आप नोट बना रहे हैं तो एक अच्छे नोट बनाने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारा जो चैप्टर शुरू होगा स्वर संधि। साथियों स्वर संधि जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सी यड़ संधि होती है, कौन सी गुण संधि है, वृद्धि संधि क्या है, अयादि संधि क्या है, दीर्घ संधि क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप नंबर 1 डालकर लिख लीजिए। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि साथियों, दीर्घ स्वर संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि जो मैं आपको लोकल भाषा में पढ़ाने वाला हूँ, आपको मैं स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग यहाँ बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। जो कठिन कठिन शब्द इस्तेमाल करते हैं, ऐसे तो टीचर बहुत हैं यूट्यूब पे, आप पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नॉर्मल अपनी जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसमें आपको संधि पढ़ाने वाला हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे हैं जो हमारे समझ में नहीं आते, तो मैं उन्हीं को आसान भाषा में अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूँ। तो साथियों दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है आप जानते होंगे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, जैसा कि हम विद्यालय में पढ़ते थे प्राइमरी में। तो साथियों बस उसी को याद रखना है। तो जब भी छोटा आ और बड़ा आ या आ और प्लस आ इन दोनों का मिलाप होगा तो ये हमेशा बड़े आ का रूप ले लेते हैं। इसी प्रकार से छोटी ई, बड़ी ई, इनका जब मिलाप होगा तो ये बड़ी ई का रूप ले लेते हैं। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ जब इनका मिलाप होगा तो ये बड़ा ऊ का रूप ले लेते हैं। साथियों इसको मैं आपको लिखाऊंगा भी, आप बस समझ लीजिए कि जब इन समान स्वरों का जब मिलाप होता है तो ये अपने से बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। जैसे अगर नयन है, नयन में जो ना है, ना में आ होगा, तो आ प्लस नयन प्लस अभिराम, नयनाभिराम लिखेंगे तो ना का आ प्लस अभिराम का आ, दोनों में छोटा आ रहा है, ना में भी आ है
और अभिराम का पहला जो वर्ण है वो आ है, इन दोनों का जब मिलाप होगा तो साथियों ये बड़े आ का रूप ले लेंगे। इसी प्रकार से ई के साथ, इसी प्रकार से ऊ के साथ भी यही होने वाला है। तो साथियों ये बेसिक पॉइंट हैं जो आपको अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में रखने हैं। तो साथियों इसकी चाहें तो आप परिभाषा भी लिख सकते हैं। यदि आ प्लस आ, ऊ प्लस ऊ एवं ई प्लस ई। साथियों जो मैं प्लस बोल रहा हूँ ना, इसको संधि भाषा मतलब हिंदी व्याकरण की भाषा में अगर संधि कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो इसको धन शब्द इस्तेमाल करते हैं इस प्लस की जगह। तो क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम अपनी लोकल भाषा में पढ़ाने वाले हैं तो मैं इसको प्लस ही बोलूँगा। ठीक है साथियों, तो मैं आपको बता रहा था कि यदि आ प्लस आ के साथ ऊ प्लस ऊ, बड़े ऊ के साथ ई प्लस बड़ी ई के साथ समान स्वरों का योग होता है तब वहाँ पर दीर्घादेश हो जाता है। अब ये बहुत ही कठिन भाषा है, दीर्घादेश हो जाता है, योग हो जाता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न आने वाला है वो ये तो पूछेगा नहीं कि छोटा प्लस बड़ा जब होगा इनका मिलाप होगा तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम रहती है। क्वेश्चन सीधा पूछेगा, उदाहरण दे देगा कि नयनाभिराम में कौन सी संधि है पहचानिए, 4 विकल्प दे देगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि कौन सी है, आपको ये पहचानना है। तो साथियों मैं इसीलिए आपको इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने वाला हूँ। साथियों जब भी इन स्वरों के साथ समान स्वरों यानी कि आ के साथ आ या बड़ा आ, ई के साथ ई या बड़ी ई, जब समान वर्णों समान स्वरों का मिलाप होगा, मेल होगा तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। ठीक है साथियों, याद रखना है। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण लिखने वाला हूँ, जैसे कि आ प्लस आ भी बनेगा बड़ा आ, कौमा छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर भी बड़ा आ ही बनने वाला है। इसी प्रकार से बड़ा आ प्लस बड़ा आ, ये भी बड़ा आ ही बनेगा। तो यहाँ पर आपने साथियों देखा जब दोनों छोटे आ हैं तब भी इसका दीर्घादेश हो रहा है, यानी कि बड़ा आ ही बन रहा है। छोटा आ प्लस बड़ा आ का जब संयोग, जब मिलाप होगा तब भी बड़ा आ ही बनेगा, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ होगा तो भी बड़ा आ ही बनेगा। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जब भी समान स्वरों का मिलाप होगा तो वो अपने से बड़े का रूप धारण करेंगे, यानी कि अगर छोटा आ है प्लस छोटा आ है तो बड़े आ का रूप धारण कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अब मैं कुछ आपको उदाहरण देने वाला हूँ। ये छोटा आ प्लस बड़ा आ मैं आपको उदाहरण लेकर दे चुका हूँ। इसी प्रकार से आप ऊ प्लस ऊ, ई प्लस ई का सेम सीरीज बना सकते हैं। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी बड़ा ऊ बनने वाला है। तो साथियों ये टाइम ख़राब ही होगा अगर मैं सभी उदाहरणों को यहाँ पर लिखूँगा, तो इसी से आप समझ लीजिए यही पैटर्न इनके साथ भी फॉलो होगा। साथियों अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ जिसको हिंदी में हम उदाहरण बोलते हैं। एग्जाम्पल हिंदी में उदाहरण। उदाहरण क्या साथियों, मैं लिख रहा हूँ नयन धन अभिराम, नयन धन अभिराम। धन कुछ नहीं है साथियों, सिर्फ प्लस का चिन्ह है, तो इसको आपको याद रखना है। नयन धन अभिराम, तो जो नयन है ना साथियों, ये तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। किसी भी शब्द के नीचे किसी भी वर्ण के नीचे अगर हम हलंत लगा देते हैं तो उसमें जो स्वर होता है वो अलग हो जाता है। तो साथियों यहाँ पर कहीं पर भी आपको हलंत नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब इन सभी वर्णों में स्वर है, ये स्वर सहित वर्ण है। इस ना में भी स्वर है। ना को अगर हम तोड़ेंगे तो ये ना एक हलंत लग जाएगा, फिर इससे अलग हो जाएगा आ,
इसमें छोटा आ, ये जो स्वर है इसमें जुड़ा हुआ है, इसको हमने अलग कर दिया, हलंत लगा के इसको अलग निकाल दिया। यहाँ से ना से हमने लिया छोटा आ। अब धन सीधा चिन्ह जो है प्लस का चिन्ह लगा दिया। अभिराम, अभिराम का जो पहला वर्ण है वो हम लेने वाले हैं, क्या है, छोटा आ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छोटा आ प्लस छोटा आ, जब ये दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ ही बनने, कैसे भी मिल जाए बनना बड़ा ही है। बड़ा आ बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा और बड़ी ई बनेगी। तो साथियों याद रखना है हमें। अब ये इसका आ ले लिया, आ प्लस आ, ये हो जाएगा बड़ा आ। अब इसकी जो संधि बनेगी नयन धन अभिराम, तो ये नयनाभिराम हो जाएगा। नयनाभिराम, ये आ इसका खत्म हो गया क्योंकि आ प्लस आ इन्होंने बड़ा आ का रूप धारण कर लिया। तो नयन, नयन था पहले, अब नयना, अब ना पे एक आ था, अब एक आ और आ गया, यानी कि बड़ा आ, ये बड़े आ की मात्रा होगी, तो नयनाभिराम हो गया। भीराम, भीराम ये अलग है, आप देख पा रहे होंगे ये भीराम अलग है। और ये नयन, यहाँ पर मैंने ना को हलंत लगा के ना से आ निकाला था और इसका आ लेके दोनों का बड़ा आ बन गया। तो नयनाभिराम, ये डंडा आप देख पा रहे हो, नयना आ, बड़ा आ रहा है, नयनाभिराम। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं दीर्घ स्वर संधि को। ये उदाहरण मैंने आपको दिया। इसके साथ हमारा एक उदाहरण मैं और आपको देने वाला हूं, कवींद्र का। कवींद्र शब्द कैसे बना? तो साथियों इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमारा आने वाला है कवि धन इंद्र। कवि धन इंद्र हो गया कवींद्र। यहां बड़ी ई की मात्रा है, जबकि यहां पे छोटी ई है और यहां पर भी छोटी ई है। ये बड़ी ई कैसे हुई साथियों? सेम पैटर्न फॉलो होगा, ई के साथ, ऊ के साथ और आ के साथ। तो कवींद्र, कवि धन इंद्र। तो यहां से जब हम यहां पर हलंत लगाएंगे तो साथियों ई की मात्रा अलग हो जाएगी ये, और यहां से हम एक ई यहां पर है ही, यहां से हमने ई निकाल लिया अलग। कब हो गया? ई की मात्रा हमने अलग निकाल ली, पूरी ई अलग हो गई। उसके बाद एक ई और हम लेंगे यहां से, इंद्र में की ई ले ली, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगी। अब बड़ी ई बनेगी तो साथियों जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हो कवींद्र। अब जब आप इसका उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, तो आप इसको फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। कवींद्र, बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा है। तो साथियों कुछ नहीं करना है इसमें, दीर्घ स्वर संधि में सिर्फ इतना याद रखना है कि 99% केस में यही होता है कि जब भी समान स्वर मिलेंगे, 99 को 100% केसेस में यही होने वाला है कि जब भी समान स्वर मिलेंगे तो साथियों वो अपने से बड़े का रूप धारण कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, कि संधि किन वर्णों के बीच में होती है? क्योंकि यहाँ पर नयन धन अभिराम भी लिखा हुआ है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि किन दो वर्णों के बीच संधि हुई? तो साथियों बेसिक रूल है, ये सभी प्रकार की संधियों में फॉलो होगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा। नयन धन, जब भी हम दो शब्दों का मिलाप करेंगे, दो शब्द अलग अलग होंगे, उनके वर्णों का मिलाप करेंगे, तो पहला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का यानी कि दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों का मिलाप होता है संधि में। तो ये हमें याद रखना है। जिन लोगों ने संधि पहले पढ़ रखी है उनको तो अच्छे से पता होगा, बट जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने संधि कभी नहीं पढ़ी या थोड़ा बहुत नॉलेज है, बेसिक नॉलेज संधि के बारे में, तो उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि संधि किन वर्णों के बीच होती है। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो शब्द है, नयन धन अभिराम लिखा हुआ है, तो नयन का ये जो ना है, ना में भी आ जुड़ा हुआ है, तो इसका अंतिम वर्ण ना नहीं है, इसका नयन का अंतिम वर्ण ना नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्ट देखेंगे तो ना लग रहा है आपको, बट इस ना में भी आ जुड़ा हुआ है। ये आपको सीखना पड़ेगा कि शब्दों को कैसे तोड़ना है, वर्णों को कैसे अलग अलग करना है, वर्णों में से स्वर कैसे अलग करने हैं, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप संधि कर पाएंगे।
तो नयन में से ना में से आ निकालेंगे, तो ना के नीचे हलंत लगाएंगे, आ अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से अभिराम, अभिराम की जगह कोई और शब्द होता, ठीक है साथियों, जैसे नी लिखा हुआ होता है, यहाँ पर नी होता, निभिराम। तो वैसे ये अर्थपूर्ण तो शब्द नहीं बनेगा, बट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर नी लिखा हुआ होता या आ नहीं होता, सीधा भीराम होता लिखा हुआ, तो साथियों यहाँ पर ई आ जाता और आ प्लस ई होता। तो इसको हम दूसरे टाइप में आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसको दूसरा नाम से संबोधित करते हैं, दूसरे नाम से जानते हैं। ये संधि का दूसरा प्रकार है, स्वर संधि का दूसरा प्रकार है। साथियों हमें याद रखना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों के मिलाप होता है संधि में, ठीक है साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दीर्घ स्वर संधि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम शुरुआत करने वाले हैं अपने दूसरे टाइप का, मैं इसको रफ करूंगा। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं इसको रफ करने वाला हूं, फिर शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टाइप की। तो साथियों दूसरे नंबर पे जो संधि आने वाली है स्वर संधि का ही भेद है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। साथियों गुण स्वर संधि क्या होती है? जैसा मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ाया, ये भी उसी का ही स्वर संधि का ही एक भेद था, वो ये भी स्वर संधि का ही एक भेद है गुण स्वर संधि। इसमें क्या होता है साथियों, छोटा आ और बड़ा आ, ये दो वर्ण हैं, दो स्वर हैं। जब इनके साथ, इन दोनों के साथ छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ये दो आ याद रखने आपको, इनके साथ जब ई छोटी ई हो या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या रिर का जब मिलाप होगा तो ये क्रमशः आ प्लस ई है तो ए बन जाएंगे, आ प्लस ऊ है तो ये ओ बन जाएंगे, और आ प्लस रिर है तो ये अर में तब्दील हो जाएंगे, अर में परिवर्तित हो जाएंगे। तो साथियों ये बेसिक है बिल्कुल, आपको इसमें ज़्यादा रट्टा लगाने की, कुछ याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। बस बेसिकली आप एग्जाम्पल को सही से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए जैसा मैं समझा रहा हूँ। जब मैं समझा रहा होता हूँ तो आपको बस समझना है, जब मैं बोलूँ, जब मैं बोर्ड से हट जाऊँ, स्क्रीनशॉट के लिए बोलूँ, तब आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है साथियों। ऐसा ना करें कि मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप साथ ही साथ लिखते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम खराब होगा, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे आप। सिर्फ आप नोट बना सकते हैं बट सीख नहीं पाएंगे। जब मैं समझा रहा होता हूँ, बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, तो आपको सिर्फ सुनना है, समझना है। जब मैं बोर्ड से हट जाऊँ, 2 सेकंड के लिए बोर्ड से हटता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है साथियों। बाद में ही लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस समय आप सिर्फ समझें उन चीज़ों को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं जो भी पॉइंट है मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख देता हूँ, तो आपको अपने तरफ से कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो साथियों शुरुआत करते हैं अपनी गुण स्वर संधि। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें आ प्लस आ प्लस नहीं होगा साथियों, ये दोनों छोटा आ या बड़ा आ, कोई सा भी इनमें दोनों में से कोई स्वर हो, इसके साथ जब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या रिर, जब इन स्वरों का इसके साथ, इन स्वरों के साथ इन स्वरों का मिलाप होता है तो क्रमशः आपको लिखना है, क्रमशः ये किस रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, किस में परिवर्तित हो जाएंगे, क्रमशः आ प्लस ई। इसमें छोटा आ या बड़ा दोनों में से कोई भी हो, इसमें भी छोटी ई या बड़ी ई, इन दोनों में से कोई भी हो, कोई मैटर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस इतना याद रखना है कि आ के साथ ई, ऊ और रिर अगर मिलते हैं तो क्रमशः क्या परिवर्तन होंगे। मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आ के साथ जब ई मिलेगी, ए का ए बनेगा, ए का रूप धारण करेंगे। आ के साथ जब ऊ मिलेगा तो ओ बनेगा, और जब आ के साथ रिर मिलेगा तो अर बनेगा, ठीक है साथियों। हलंत नीचे लगा हुआ अर बनेगा।
तो आपको बस इतना ही याद रखना है। गुण स्वर संधि में बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारा मैटर है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। बस सिंपल इतना याद रखिए कि छोटा आ बड़ा आ के साथ जब भी ई उ और ऋ का संयोग होगा, उनका मिलन होगा, उनका मिलाप होगा, तो क्रमशः ए ओ और अर का निर्माण होगा। बस इतना याद रखना है। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ, उस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो देखते हैं अपना उदाहरण। एग्जाम्पल, तो साथियों एग्जाम्पल को आप सभी जानते होंगे कि हिंदी में उदाहरण कहते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं सुरेंद्र का। आसान है इसलिए मैंने ले लिया क्योंकि समझाने के लिए उदाहरण जो है आसान ही होने चाहिए। जब अभ्यास कराऊंगा, जब आपको प्रैक्टिस कराऊंगा हिंदी वर्णमाला की, संधि की, समास की, तब उसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का समायोजन रहेगा। तो साथियों यहाँ पर कोई ये ना समझे कि बहुत ही इजी उदाहरण ले लिए हैं, बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल ले लिए हैं। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतरीन एग्जाम्पल्स होंगे, बेहतरीन क्वेश्चनों का संकलन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। ठीक है साथियों, तो सुरेंद्र ये शब्द कैसे बना, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसको हम पढ़ने वाले हैं। सुरेंद्र, तो साथियों सुर धन इंद्र, सुर धन इंद्र। तो ये जो हलंत नहीं है, इसमें मैंने हलंत अभी लगाएंगे तो इसमें से हम आ को बाहर निकालेंगे, तब यहाँ पर रा के नीचे हलंत लगाएंगे। तो साथियों सुर धन इंद्र है, सुरेंद्र का संधि विच्छेद सुर धन इंद्र है। अब सुर धन इंद्र, यहाँ पर रा है, यहाँ ई है। तो साथियों बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि रा प्लस ई बनकर ए कैसे बन रहा है, ए की मात्रा यहाँ क्यों बन रही है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण रा तो है बट रा नहीं है, एक्चुअली में रा नहीं है। रा के अंदर भी एक स्वर छुपा हुआ है। ये रा के नीचे जब हम हलंत लगाएंगे तो ये यहाँ से आ अलग होगा, आ जो स्वर है वो अलग हो जाएगा रा में से। रा में रा प्लस आ दोनों का मिलन है, दोनों का मिलाप है, दोनों का संयोग है। इनके संयुक्त रूप से ही रा का निर्माण होता है। रा में आ स्वर छुपा हुआ है, इसको हम अलग निकालेंगे हलंत लगा के, प्लस ई यहां से लेंगे क्योंकि दूसरे शब्द का हम प्रथम वर्ण लेते हैं, तो प्रथम वर्ण ई है। तो जब आ प्लस ई इन दोनों का जब मिलाप होगा, इन दोनों का आ प्लस ई का जब मिलाप होगा, मैं आपको लिखा चुका हूं, आ प्लस ई जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, आ प्लस ई मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ए की मात्रा लगेगी। तो आ प्लस ई, सुरेंद्र में आ प्लस ई, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ए की मात्रा बन गई। आ प्लस ई के मिलन से, आ प्लस ई के मिलाप से ए का निर्माण हुआ, ए की मात्रा का निर्माण हुआ। तो इसीलिए सुरधन इंद्र को सुरेंद्र, सुरेंद्र का निर्माण सुरधन इंद्र से हुआ है। ठीक है साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं दोबारा बोर्ड से हटूंगा, या बोर्ड से हटने से पहले एक एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूं, आप उसको भी समझ लीजिए। आपने देखा होगा सोधारण, ये भी समझ लीजिए सोधारण। अब सोधारण का निर्माण कैसे हुआ है तो इसको भी समझना जरूरी है। सोधारण, तो इसमें है सा प्लस उदाहरण, साधन उदाहरण, साधन उदाहरण। अब सा में से क्या है साथियों, सा में आ छुपा हुआ है, सा में आ छिपा हुआ है, इसको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सभी बच्चों को, सभी छात्रों को, सभी साथियों को, सभी बच्चों को पता है। तो साथियों इसके नीचे हलंत लगाएंगे और आ इसमें से अलग कर लेंगे। तो सा में से आ हमने निकाल लिया, ठीक है। ये धन लगेगा ही क्योंकि यहाँ पर जब सा का निर्माण होगा तो सा के नीचे हलंत प्लस आ स्वर मिलकर ही सा का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर धन चिन्ह लगा हुआ है, धन वाला हमें प्लस का चिन्ह ले लेंगे, इसका ऊ उठाएंगे, उदाहरण का ऊ, क्योंकि अंतिम जो दूसरा शब्द होता है उसका हम प्रथम वर्ण लेते हैं, तो यहाँ पर ऊ ले लेंगे। तो आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ किस चीज़ का निर्माण करते हैं, आ प्लस
ऊ किस चीज़ का निर्माण करते हैं? ओ का निर्माण करते हैं। ओ की मात्रा बनेगी आ प्लस ऊ, जब हम पढ़ेंगे तो ओ का निर्माण करेंगे। तो जब ओ का निर्माण करेंगे तो ये हो जाएगा सोधारण। सोधारण का एग्जाम्पल आप समझ चुके होंगे। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अभी तक मैंने 2 प्रकार ही पढ़ाए हैं, प्रकार तो एक ही है, स्वर संधि। स्वर संधि के 2 प्रकार पढ़ा चुका हूँ। एक तो आपका दीर्घ स्वर संधि हो गई, दूसरी आपकी गुण स्वर संधि हो गई। इन 2 में मैंने आपको 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं। इनमें अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि क्लास रिकॉर्डेड है। तो साथियों लाइव तो कमेंट में आपके ले नहीं सकता, बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है साथियों, इसके साथ मैं बोर्ड से 2 सेकंड के लिए हटूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद शुरुआत करेंगे नेक्स्ट टाइप की। साथियों नंबर 3 पर हम शुरुआत करने वाले हैं वृद्धि संधि की। नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या होती है? तो साथियों नॉर्मल सी परिभाषा है, बस आपको इतना याद रखना है, छोटा अ और बड़ा अ। ये मैं भाषा जो इस्तेमाल कर रहा हूँ लोकल भाषा है, आपको समझाने के पर्पज से। तो छोटा अ और बड़ा अ, इन 2 स्वरों के साथ, इन 2 स्वरों के साथ अगर ए ओ औ का मिलाप होता है तो यह क्रमशः ए और ओ में बदल जाते हैं। तो यहाँ समझने की कोशिश करिए, छोटा अ और बड़ा अ, इन 2 स्वरों के साथ चाहे ए मिले चाहे ए मिले, ए ही बनेगा। यानी कि ए मिलेगा तो भी ए का रूप धारण करेगा, और ओ मिलेगा तो भी आ प्लस ओ या ओ बराबर भी ओ ही बनेगा। यानी कि दोनों कंडीशन में ए और ओ बनने वाले हैं। मैं इसको आपको बोर्ड पर लिखाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा। छोटा अ और ये बड़ा अ, इन दोनों के साथ, इन दोनों स्वरों के साथ अगर ए ओ और औ इनका जब भी मिलाप होगा तो ये क्रमशः किस रूप में परिवर्तित हो जाएंगे? जब भी आ प्लस ए या ए, इन दोनों का मिलाप जब इनके साथ होगा तो ये क्रमशः ए में, और इन दोनों का जब इसके साथ मिलाप होगा, चाहे ओ का मिलाप हो चाहे ओ का मिलाप हो, तो ये हमेशा ओ ही बनेगा। ये याद रखना है आपको, क्योंकि हम ए और ओ तो पहले ही पढ़ चुके हैं। गुण संधि में ए कैसे बना ये मैं बता चुका हूं आपको, ओ कैसे बना ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले वाले टाइप में। तो अब हम पढ़ रहे हैं वृद्धि स्वर संधि। तो इसमें जब इन स्वरों का इनके साथ जब मिलाप होगा तो ये ए और ओ का रूप धारण करेंगे। इसके कुछ उदाहरण हैं, मैं आपको उदाहरण देने वाला हूं। जैसे सदैव, एक शब्द है सदैव। सदैव का निर्माण कैसे हुआ? सदैव का निर्माण कैसे हुआ? सदैव में कौन सी संधि है? तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब प्रश्न बनेगा तो वो सिर्फ इतना पूछेगा, 4 शब्द दे देगा, एक शब्द दे देगा, उसमें 4 ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित शब्द में या इस शब्द में कौन सी संधि है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इस शब्द की संधि विच्छेद यानी कि सही संधि विच्छेद कौन सा है। 4 संधि विच्छेद दिए होंगे ऑप्शन में आपको, तो उनमें से एक सिलेक्ट करना है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस शब्द में कौन सा संधि है, इस शब्द में कौन सी संधि है। उसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि इसका संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद कौन सा है। अगर आपको संधि पता चल गई कि इस शब्द में कौन सी संधि है तो डेफिनेटली आप उसका संधि विच्छेद भी आसानी से कर पाएंगे। ठीक है साथियों। सदैव, तो सदैव में सदा धन एव, ये इसका संधि विच्छेद होता है। सदा धन एव, सदा धन एव। अब जैसा आपको पता ही है कि दा के नीचे जब हम हलंत लगाएंगे
तो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है, तो बड़ा आ यहाँ अलग हो जाएगा। यहाँ से हम धन का चिन्ह या प्लस का चिन्ह एज इट इज उतार लेंगे। एब में से हम ए को लेंगे, तो साथियों ये ए और आ और ए, इन दोनों का जब मिलाप होगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी इनके साथ मिलाप होगा तो क्रमशः ए और ओ बनेंगे। तो यहाँ पर बड़ा आ गया, बड़ा आ गया, ए आ गया, यहाँ ए आ गया, इन दोनों का जब मिलाप हो गया, तो जब इन दोनों का मिलाप होगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। अब जब ए बनेगा तो यहाँ पर मात्रा ए की मात्रा आप देख पा रहे होंगे सदैव, इन दोनों का मिलाप होकर ये ए का रूप ले लेगा और यहाँ पर ये बन जाएगा सदैव। आप देख पा रहे होंगे उदाहरण में सदैव, सदैव के संधि विच्छेद सदा धन एव, दा में से दा में हलंत लगाएंगे, हलंत लगाते ही ये आ जो हमारा स्वर है अलग हो जाएगा। धन का चिन्ह एज इट इज उतार लेंगे। एब में से दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का हम प्रथम वर्ण लेंगे, प्रथम शब्द का हम अंतिम वर्ण लेते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इन दोनों का जब मिलाप करेंगे आ धन ए, तो ए का रूप बनेगा जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था। तो सदैव शब्द का निर्माण सदा धन एब से हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे परमौषध। साथियों शब्द है परमौषध, तो परमौषध का निर्माण कैसे हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी आपको जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, कई दफ़ा परीक्षा में पूछा जा चुका है। परमौषध, परमौषध की जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो परम धन औषध, परम धन औषध, परमौषध, परम धन औषध। अब यहाँ पर भी यहाँ ओ का निर्माण हुआ है। ओ का निर्माण कैसे हुआ है, जैसा सब आप जानते ही हैं सभी, जब इतना पढ़ने के बाद तो आपको पता ही चल गया होगा कि अंतिम वर्ण में से कैसे हम स्वर को अलग करेंगे। हलंत लगाते ही यहाँ पर आ अलग हो जाएगा, प्लस का चिन्ह एज इट इज उतार लेंगे। ओ दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ओ है, तो आ प्लस ओ, आ प्लस ओ क्या बनेगा, ओ। मैंने आपको बताया था कि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके साथ छोटा ए मिले या बड़ा ए मिले, हमेशा ए ही बनेगा, यानी कि बड़ा ए ही बनेगा। छोटा आ और बड़ा आ के साथ जब ओ और ओ दोनों में से कोई सा भी स्वर मिले, ओ मिले चाहे ओ मिले, हमेशा ओ ही बनेगा, यानी कि ये वाला स्वर ही बनेगा। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे छोटा आ प्लस ओ, इन दोनों के संयोग से ओ का निर्माण होगा। और जब ओ का निर्माण होगा तो यहाँ पर परम धन औषध को जोड़कर जब आ प्लस ओ मिलेंगे तो परमौषध ओ की मात्रा का निर्माण करेंगे, और परम के माँ के ऊपर ओ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा परमौषध। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वृद्धि संधि क्या है। पढ़ाने को तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता था संधि पढ़ाने में, एक एक संधि को ही लोग 10-10, 15-15 मिनट में कंप्लीट करते हैं, बट मैंने यहाँ पर आपको 3 जो विभेद हैं, 3 जो प्रकार हैं स्वर संधि के, मैं अब तक कंप्लीट करा चुका हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैंने जो पढ़ाया है, जो एग्जाम्पल, जो उदाहरण आपको दिए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करूंगा। नेक्स्ट क्लास में हम शुरुआत करेंगे यण संधि और अयादि संधि से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और साथियों हमसे जुड़े रहें। कुछ नया सीखने के लिए अपना समय, कीमती समय बचाते हुए, क्योंकि जब स्टडी करता है कोई भी छात्र से, मैंने भी स्टडी किया है, कंपटीशन की तैयारी अभी भी कर रहा हूँ, तो साथियों अब क्या है कि क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पहले हम ऑफलाइन कोचिंग में जाते थे, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, बहुत वेस्ट तो नहीं बट बहुत ज़्यादा टाइम हमें देना पड़ता था। बट ऑनलाइन में क्या है, सभी चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं, टू द पॉइंट चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ हमारा जो गोल है, जो एम है, वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसमें क्वालिफाई होना है, मेरिट में फंसना है। तो उसके लिए हमें टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ना है। पढ़ने के लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत थ्योरी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत वाइड है, बट हमें सब नहीं पढ़ना, हमें उतना पढ़ना है जितना हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है।
तो जितना परीक्षाओं में पूछा जाता है उससे 1% एक्स्ट्रा ही आपको पढ़ा रहा हूँ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाने वाला, आप यकीन कीजिए। तो साथियों, इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। धन्यवाद साथियों।